हाय गाइस, कैसे हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसमें आपको विश्व इतिहास में प्रॉपर वीडियो डालूंगा, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू और पर्सनल समस्याओं की वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था। तो इसमें जो आपको वीडियो देने की बात हुई थी, इसमें हम आपको BLLB 5 ईयर फर्स्ट सेमेस्टर या BLLB फर्स्ट सेमेस्टर की बात हुई थी, जिसमें हम लोग विश्व का इतिहास पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? विश्व का इतिहास पढ़ रहे थे। और उसमें मैंने आपको एक दो वीडियो डाले भी थे कि पुनर्जागरण कैसा, यूरोप में पुनर्जागरण क्यों हुआ, किस प्रकार हुआ, उसके कारण क्या थे, उसके बाद में उसका प्रभाव क्या था, सुधारवादी विचारधारा क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको थोड़ा पढ़ा चुका हूँ। तो इस क्रम में आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से यूरोप में अनेक राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान हुआ। किसका? राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान। इन राष्ट्रीय राज्यों के उत्थानों में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से यूरोप में, चाहे स्पेन का हो या फिर अन्य जो है देशों के उत्थान की बात हो या इंग्लैंड की बात हो, किस तरह से जो है पोप का धार्मिक विरोध हुआ। उस धार्मिक विरोध के कारण पोप का बहिष्कार हुआ, बहिष्कार के कारण फिर नए नए राज्यों की का उत्थान हुआ, उसमें विकास हुआ। कहीं ना कहीं उन जो है बड़े बड़े देशों ने या बड़े बड़े प्रदेशों ने मिलकर के अपने छोटे छोटे राज्यों को उपनिवेशीय व्यवस्था के रूप में स्थापित किया, और पूरे यूरोप में यूरोपीय व्यवस्था में जो है ये उपनिवेशवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। और ये जो जन्म हुआ धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो छोटे छोटे देशों पर पड़ा। तो हम ये सब चीज़ें देखेंगे। इस राष्ट्रीय उत्थान में हमारा जो क्रम होगा उसमें हम स्पेन को आज पढ़ेंगे। तो बहुत शॉर्ट वीडियो में बहुत कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से यूरोप में इस तरह से देश में राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान में स्पेन की क्या जो है भूमिका रही, और स्पेन में किस तरह से पूरे स्पेन ने जो है किस तरह से पूरे यूरोप में अपनी एक इमेज क्रिएट की, एक देश के रूप में, एक राष्ट्रीय देश के रूप में, एक ऐसे जो है देश के रूप में जिसने कहीं ना कहीं अपने वैवाहिक संबंध या विदेशी नीति के माध्यम से किस तरह से अपना विस्तार किया, अपना नैतिक विस्तार के साथ साथ अपना स्वाभाविक विस्तार किया, किस तरह से वहाँ से उपनिवेशीय व्यवस्था का और संचालन हुआ, और उसने अपने आप को पूरे यूरोप में कुछ समय के लिए सबसे श्रेष्ठ शक्तिशाली देशों के रूप में गिना गया। ठीक है, तो वो हम चीज़ें अभी देखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है ये थोड़ा सा हम आपको फ्लैशबैक में लेके चलेंगे कि किस तरह से पहली शताब्दी से लेकर के और 5वीं शताब्दी तक यूरोप में ऐसे स्वच्छ जीवन का या कह लीजिए स्वच्छ व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसमें जो है छोटे छोटे देशों ने अपना विकास किया और यूरोप में एक अच्छी व्यवस्थाओं का विकास हुआ। लेकिन 5वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर के और किस तरह से हम 12वीं और 13वीं शताब्दी में धार्मिक कर्मकांड या अन्य समस्याओं की वजह से यूरोप में एक अलग सी ही जो है के अलग से ही परिवेश में उसका जो है उत्थान हो रहा था, यूँ कह लीजिए उसका अलग ही जो सिस्टम चल रहा था। लेकिन 13वीं शताब्दी के बाद से धार्मिक विरोध और गतिरोध के कारण कहीं ना कहीं राजतंत्रीय व्यवस्था का जो है उत्थान हुआ और इनमें विकास हुआ, और उसी विकास की वजह से हम अभी स्पेन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? स्पेन को पढ़ेंगे। स्पेन। तो आज हमारा जो मेनली टॉपिक है वो स्पेन का उत्थान एवं पतन का है, कि किस तरह से स्पेन का उत्थान हुआ और किस तरह से उसका पतन हुआ। देखिए, ऐसा नहीं कि स्पेन अकेले जो है वह सब टॉप कर रहा था हर चीज़ों में। स्पेन के साथ में कहीं ना कहीं आप देखेंगे पुर्तगाल को भी देखेंगे, पुर्तगाल भी अपना उत्थान कर रहा था। इसके अलावा जो कुछ और देशों के नाम, जिसमें आप फ्रांस का नाम लिख लेंगे, स्कॉटलैंड लिख लेंगे, यानी फ्रांस में भी राजतंत्र की व्यवस्था का विकास हो रहा था। स्कॉटलैंड में भी जो है इस तरह की व्यवस्था का जो है जन्म हो रहा था। इसके अलावा कुछ और भी देश जैसे नीदरलैंड्स वगैरह हैं, या फिर इंग्लैंड का भी नाम आप लिख सकते हैं। तो इन देशों में स्वतंत्र राजतंत्र की व्यवस्था का जो की स्थापना हो रही थी, जिसमें हम आज हमारा जो मेनली टॉपिक है वो स्पेन है। स्पेन। तो हम स्पेन के पहले उत्थान की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उत्थान की बात करेंगे। उत्थान। फिर हम इसके पतन की बात करेंगे
किस तरह से ये उत्थान हुआ, किसका उत्पतन हुआ। आज उत्थान की तुरंत मैं बातें आपको थोड़ा सा बता दूंगा। देखिए, इसके अलावा भी और कुछ देशों के नाम आप साइड में लिख सकते हैं, जिसमें जर्मनी होगा, वेनेशिया होगा, स्कॉटलैंड, सॉरी पुर्तगाल, सॉरी जर्मनी होगा, स्पेन, सॉरी जर्मनी होगा। जर्मनी के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको इटली का देखने मिलेगा, नॉर्वे मिलेगा, डेनमार्क मिलेगा। इस तरह से छोटे छोटे देश भी अपनी राजतंत्रीय व्यवस्था का विकास कर रहे थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं सोशल इनका शोषण भी किया जा रहा था इन बड़े बड़े देशों के जो है माध्यम से। जर्मनी का तो शोषण भी आप पढ़ेंगे आगे चल करके। तो पहले हम बात करेंगे स्पेन की। स्पेन देखिए, मैं मैप तो बना नहीं सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूंगा। और आप खास करके यूरोप का मैप देखेंगे। किसका मैप देखेंगे? यूरोप का मैप देखेंगे। यूरोप का मैप देखेंगे तो आपको ऐसे देखेंगे, पहले पुर्तगाल है, उसके बाद में मैं मैप नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। फिर आप ये देखिए, ये पी से पुर्तगाल है, एस से स्पेन है, इसके आगे कुछ और देश हैं, ठीक है, स्विट्जरलैंड, छोटे छोटे से देश हैं, नीचे इटली है, ऊपर इंग्लैंड है, फिर आगे जर्मनी है, फिर नीचे ऑस्ट्रिया है, ठीक है, इधर नीदरलैंड ऊपर पड़ेगा। तो इस तरह से जो देश हैं, मैंने आपको ई से इंग्लैंड, ये जर्मनी है, जे से जर्मनी, ए से AUS से जो है ऑस्ट्रिया का नाम लगेगा, आई से इटली, इस तरह से बीच में स्विट्जरलैंड, इस तरह से और छोटे छोटे देश जैसे डेनमार्क है। यहाँ आप इधर नीचे आएंगे तो देखेंगे नेपल, सिसिली आपको मिलेगा। तो हम सब बात करेंगे उसकी। तो जो है कुछ समय के बाद स्पेन में तो जो है स्पेन, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना दे रहा हूं। देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि स्पेन की जो है एकीकरण से पहले वो छोटे छोटे 4 भागों में डिवाइड था, छोटे छोटे 4 भागों में डिवाइड था। ऊपर ये आपको नवारे मिलेगा, नवारे पर फ्रांस का कब्जा था। किसका कब्जा था? फ्रांस का कब्जा था। ये आप देखेंगे अरागान, यहां देखेंगे ग्रेनाडा, ये आप देखेंगे इसका नाम है कैस्टिल। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि स्पेन का जो कहीं ना कहीं स्पेन जो है इन 4 छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है। इन 4 छोटों में आप कैस्टिल, नवारे, अरागान और ग्रेनाडा जो है छोटे छोटे प्रदेशों के नाम आपको देखने मिलेंगे। ये स्पेन के वो हिस्से हैं जो इसके राष्ट्रीय एकीकरण के पहले थे। वैसे तो इसमें छोटे छोटे और बहुत सारे जो है सामंत हैं और उनके राज्य हैं, ठीक है। तो प्रारंभ में चौथे जो है कहीं ना कहीं, जो मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 शताब्दी से लेकर के 5वीं शताब्दी तक का जो समय था वो, तो जो फ्रांस है, सॉरी जो स्पेन है, ये जो स्पेन है वो आरंभ से लेकर के और मध्य काल तक, यानी आरंभ से लेकर के और मध्य काल तक, आरंभ से लेकर के मध्यकाल तक जो यहाँ के जो स्पेन है वो कहीं ना कहीं एक टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में जी रहा है। लेकिन और यहाँ पर धार्मिक गतिविधियों में आप ग्रेनाडा देखेंगे। किसको देखेंगे? ग्रेनाडा देखेंगे। तो ये जो मध्य आरंभ से मध्यकाल का जो समय है, यहाँ पर जो है स्पेन पर जो है अरब देशों के, ठीक है, मैं थोड़ा सा डीपली बता रहा हूँ, अरब देश के मूरों ने आक्रमण कर दिया। स्पेन के निचले हिस्से पर अरब के मूरों ने आक्रमण कर दिया। ये मुस्लिम प्रजाति है, ग्रेनाडा पर आक्रमण करके जीत लेते हैं और कुछ समय बाद धीरे वो पूरे स्पेन में अपना वर्चस्व करते हैं। तो आरंभ से लेकर के मध्यकाल तक तो ये स्पेन स्मूथली चलता है, लेकिन मध्यकाल से लेकर के और पूर्व मध्यकाल तक इसमें जो है वर्चस्व रहता है वो ग्रेनाडा के मुस्लिम, एक लीजिए जो है मोरो प्रजाति के मुस्लिमों का वर्चस्व रहता है। कुछ समय पश्चात मध्यकाल में स्पेन के ईसाइयों ने धीरे धीरे जो है सैन्य या धीरे धीरे ग्रेनाडा या मूरो को पूरे स्पेन से खदेड़ दिया युद्ध के माध्यम से। किसके माध्यम से? आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, फिर इसकी नोट्स भी बना लीजिएगा। तो
ये जो ग्रेनाडा के मुस्लिम्स हैं, इनको धीरे धीरे इन्होंने पूरे स्पेन पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर पूरा मूरों का पूरा हब बन गया। और इस मूरो प्रजाति ने स्पेन के इस तरह से बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और एक धार्मिक प्रभाव में, इन्फ्लुएंस में स्पेन फंसता गया। लेकिन कुछ समय पश्चात यहाँ के ईसाइयों ने इन प्रजाति को, आई मीन अरबों के मूरों को धीरे धीरे खदेड़ना शुरू किया। और खदेड़ना शुरू किया तो इससे कैस्टिल, नवारे, अरागन और ग्रेनाडा, ये बड़े बड़े 4 प्रांतों में ये देश बट गया। जब स्पेन इस तरह से पूर्व मध्यकाल में बट गया तो स्पेन की जो राजनीतिक दशा है उसमें सबसे पहले अरागन में एक राजकुमार है, उनका उदय होता है। और ये राजकुमार और कोई नहीं, फर्डिनेंड है। कौन है? फर्डिनेंड। ये जो फर्डिनेंड है, इनका कहीं ना कहीं जर्मनी से और स्पेन के रास्ते नीदरलैंड का व्यापार हो रहा था। तो ये भी एक थोड़ा सा क्राइटेरिया है। और यहाँ कैस्टिल की एक राजकुमारी है, मैं यहाँ से थोड़ा सा लिंक कर दे रहा हूँ। कैस्टिल की राजकुमारी है और ये राजकुमारी का नाम जो है, कैस्टिल की जो राजकुमारी है, इनका जो नाम है, थोड़ा सा लिंक करना चाह रहा हूँ, मैं इधर से कर दे रहा हूँ। जो कैस्टिल की राजकुमारी है, इनका जो नाम है वो है इसाबेल। कैस्टिल की राजकुमारी इसाबेल और अरागन के राजकुमार फर्डिनेंड, इन दोनों का वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है। तो कैस्टिल की राजकुमारी इसाबेल और स्पेन में अरागन के शासक फर्डिनेंड का विवाह हो जाता है। ये जो विवाह होता है, इस विवाह से दोनों ने, ये जो विवाह होता है ये 1469 में होता है। कब होता है? 1469 में दोनों के मध्य विवाह हो जाता है। दोनों के मध्य जब विवाह हो जाता है तो अरागन और कैस्टिल के संबंध बीच में वैवाहिक संबंध के चलते इनका जो शत्रुता का क्राइटेरिया है, ये शत्रुता आपस में समाप्त हो जाती है। दोनों आपस में सम्मिलित हो जाते हैं और दोनों ने सम्मिलित होने के बाद इनकी जो सेनाएं हैं, सम्मिलित होने के बाद में ग्रेनाडा पर आक्रमण करती हैं। कहां पर आक्रमण करती हैं? ग्रेनाडा पर आक्रमण करती हैं। और ये आक्रमण आपको 1492 में मिलेगा। ठीक है, कहां से आक्रमण, कहां पे आक्रमण करती हैं? इनकी सेनाएं ग्रेनाडा पर आक्रमण करती हैं और ग्रेनाडा में जो मूर हैं, इनको मार के भगा देती हैं और ग्रेनाडा को स्पेन में मिला लेती हैं। फिर इन तीसरी घटना यह है कि 1512 में इन लोगों ने नवारे और सेसिल्स जीता। नवारे और नेपिल्स जीता। नेपिल्स और नवारे पर किसका कब्जा था? फ्रांस का कब्जा था। आगे चल के देखेंगे इतिहास में बहुत वास्तविक तरीके से कि किस तरह से फर्डिनेंड जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं फ्रांस का बहुत ही जो है विरोधी है। फ्रांस को हमेशा वो एकाकी रखने की कोशिश करता है। फ्रांस को हमेशा यूरोप में सबसे पीछे रखने की कोशिश करता है। यही वजह है कि अभी देखना, इसकी 3 बेटियों का जो जन्म होगा, तीनों बेटियों का, तो इन दोनों से, यानी इनकी 3 बेटियों का जन्म हुआ, जिसमें सबसे जो पहली बेटी है जिसका नाम होता है जोहाना। दूसरी बेटी का नाम होता है, मैं थोड़ा सा इस तरह से ना लिख करके इस तरह से लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। जो पहली बेटी है उसका नाम होता है जोहाना। सबसे बड़ी बेटी का नाम जोहाना। दूसरी बेटी का नाम होता है, तीसरी बेटी का नाम होता है कैथरीन, सॉरी। जबकि दूसरी बेटी का नाम होता है मेरिया या मेरिया। तो जो पहली बेटी जोहाना है, इसका विवाह इन्होंने, देखिए मैं थोड़ा सा बहुत डिटेल यहाँ पे आपको बताऊंगा और बहुत ही आराम से इसको ध्यान से रखिएगा। ये जो बड़ी बेटी का नाम है जोहाना, इसका विवाह जो है वो ऑस्ट्रिया के राजकुमार, इसका जो विवाह है वो ऑस्ट्रिया के राजकुमार साथ में होता है। किसके साथ में? ऑस्ट्रिया के राजकुमार। इस राजकुमार का नाम है फ्रांसिस प्रथम।
ये जो फ्रांसिस प्रथम है, ये जो फ्रांसिस प्रथम है बेटा, ये मैक्समूलिया, थोड़ा सा मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, मैक्समूलिया या मैक्समिलियन की जो राजकुमारी हैं, इनका नाम होता है मैक्समिलियन की राजकुमारी का नाम होता है मेरी। क्या नाम होता है? मेरी। तो ये मेरी का बेटा है फ्रांसिस प्रथम। तो जो जोहाना से, ठीक है, यानी फर्डिनेंड ने अपनी बड़ी बेटी जोहाना के विवाह ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस प्रथम से कर देता है। जो मैक्सिमुलियन की राजकुमारी है उनका नाम मेरी होता है, और ये सब शादी होती है तो फर्डिनेंड ने कहीं ना कहीं जो है ऑस्ट्रिया को अपने नजदीक ला के रख लिया। किसके विरोध में? फ्रांस के विरोध में। और इनको अपनी जो है मित्रता या वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने पक्ष में कर लेता है और उस यूरोप में अपनी शक्तिशाली जो है विचारधारा का प्रदर्शन करने की कोशिश करता है। दूसरी बेटी मेरिया का विवाह पुर्तगाल के राजकुमार से आपने कर देता है, पुर्तगाल के राजकुमार के साथ में कर देता है। ये जो पुर्तगाल के राजकुमार हैं, जो शासक हैं, उनके साथ भी विवाह करता है। अब आगे चल के देखेंगे। इसी का रिजल्ट है कि 1492 में, इसी का रिजल्ट होगा कि 1492 में कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज होती है और ये उसका उपनिवेश भी बनता है कुछ समय के लिए। फिर तीसरी बेटी का विवाह, जिसका नाम क्या है? कैथरीन है। क्या नाम है? कैथरीन है। और इस कैथरीन का जो विवाह होता है बेटा, वो इंग्लैंड के राजकुमार, इंग्लैंड के राजकुमार आर्थर के साथ में होता है। किसके साथ में होता है? आर्थर के साथ में होता है। ये आर्थर की कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और कैथरीन का विवाह यहाँ एवरिनी के बड़े छोटे भाई हेनरी अष्टम से हो जाता है। किससे हो जाता है? हेनरी अष्टम से। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि स्पेन ने जैसे ही कैस्टील के राजकुमारी इसाबेल और अरागॉन के शासक फर्डिनेंड का विवाह होता है, उन्होंने ग्रेनाडा को 1492 में जीता और इन्हीं की सम्मिलित सेना ने 1512 को नेवारे और नेपल्स को जीत लिया। ये नेवारे जो फ्रांस का सदस्य, सॉरी, इस पर फ्रांस का अधिकार था। तो फ्रांस, इस यही वजह है कि फ्रांस और इनकी दुश्मनी स्टैंड हो जाती है। तो इसी दुश्मनी को और अपने जो है देश की इस राष्ट्रीय एकीकरण किया था फर्डिनेंड ने, उसका पूरा भरपूर फायदा उठाने के लिए उन्होंने अपनी तीन बेटियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सफल प्रयोग किया। बड़ी बेटी का विवाह ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस प्रथम से, दूसरी बेटी मारिया का विवाह पुर्तगाल के शासक से कर दी, और तीसरी बेटी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के राजकुमार आर्थर के साथ में कर दी। कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है, यानी किसकी? आर्थर की। तो उसकी जो है उनके भाई हेनरी अष्टम से इनका विवाह हो जाता है। और इन्हीं से आगे चल करके भी आप देखेंगे मेरी ट्यूडर मेरी ट्यूडर का जन्म होता है। और यही मेरी ट्यूडर आगे चल करके यहाँ भी आप देखेंगे फर्डिनेंड का एक नाती होता है, उसका नाम होगा चार्ल्स प्रथम, जो चार्ल्स पंचम के नाम पर गद्दी पर बैठता है। उसी के बेटे फर्डिनेंड द्वितीय से इनका विवाह हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये हम जब आगे पहुंचेंगे तब जो है देखेंगे। अभी हम स्पेन का सिर्फ और सिर्फ उत्थान पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है फर्डिनेंड ने स्पेन को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया। कहीं ना कहीं उसका एक वर्चस्व पूरा यूरोप में फैल गया, चाहे वो किसी देश के खिलाफ हो। स्पेन अब कहीं ना कहीं अपने एक सुपर एरिया में पहुंच गया। उसके देखते होंगे पुर्तगाल उसके पक्ष में था, ठीक है, ऑस्ट्रिया उसके पक्ष में था, इंग्लैंड में जब आर्थर था तो उसके पक्ष में था। आर्थर से हालांकि थोड़ा सा वैचारिक मतभेद तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ धार्मिक मतभेद जरूर था, क्योंकि आर्थर जो था वो प्रोटेस्टेंट धर्म का समर्थक था, जबकि उसी के बाद हेनरी अष्टम कहीं ना कहीं रोमन कैथोलिक धर्म का समर्थक था। और यहाँ पे जो आप शासक के नाम देखेंगे फर्डिनेंड, वो और इसाबेल उनकी पत्नी दोनों कट्टर समर्थक है रोमन कैथोलिक धर्म की, और इसी रोमन कैथोलिक धर्म की वजह से स्पेन का भी पतन भी होगा। ठीक है, तो उत्थान में आप देख लीजिए वहां पे जो है फिर इन लोगों ने जब इस तरह से अपने देश का या अपने जो है वैवाहिक संबंधों से पूरे स्पेन को दूर तक फैला दिया, तो स्पेन में इन्होंने क्या क्या किया? जैसे कि स्पेन में उन्होंने क्या किया? सामंतों के अधिकारों की कटौती कर दी। एक कोर्टेस संस्था थी, वहां पर के सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया। अधिकारों वहां के जो समस्त पदाधिकारी होते थे उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया। पुरानी पेंशन बंद कर दी, उस तरह के अधिकारियों की पेंशन बंद कर दी जो इलीगल थी। कहीं ना कहीं
स्पेन ने एक बड़े बृहद स्तर पर कर प्रणाली को समुचित तरीके से व्यवस्थित किया, केंद्रीय व्यवस्था का जन्म दिया प्रशासनिक रूप से। तो ये बहुत सब चीजें थी जिसकी वजह से स्पेन ने अपना उत्थान किया। और कहीं ना कहीं व्यापारिक जो है गतिविधियों में इसका नीदरलैंड से भी संपर्क हो जाता है, जहाँ की रानी ऑफ बर्गंडी, ठीक है। और ये रानी ऑफ बर्गंडी जो है, मैं आपको इसको स्टोरी बताऊंगा किस तरह से लिंक करूंगा मैं इसको चार्ल्स पंचम से, ठीक है। तो वो समय पहुंचूंगा तो बताऊंगा। फिर फर्डिनेंड ने किस तरह से यूरोप में स्पेन के रोमन कैथोलिक धर्म की सुरक्षा करने के लिए नए नए चर्चों की स्थापना करता है और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, नई संरक्षण प्रोवाइड कराता है। और यही वजह होगा कि पोप ने, जो वहाँ के अलेक्जेंडर पोप होते हैं, वो इनको राजा की उपाधि देंगे। तो वो बहुत सब चीजें हैं, इसकी वजह से स्पेन उत्थान कर गया। और मैं कहूँ छोटे से शब्दों में कहना चाहूंगा कि ठीक है, वैवाहिक संबंधों से उसका वर्चस्व जरूर काम हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्पेन का उत्थान है, ठीक है, अगर वो धार्मिक व्यवधान में ना पड़ते या धार्मिक क्राइटेरिया खुद में दोनों रोमन कैथोलिक धर्म के जो है वर्चस्वता को काम करने की कोशिश या आवश्यकता से अधिक संरक्षण न देते, तो कहीं ना कहीं स्पेन का पतन होता ही नहीं। और स्पेन का पतन होने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आगे की आने वाली कड़ियों में स्पेन का और वर्चस्व बढ़ता जाता है, जिस तरह से इंग्लैंड का बढ़ गया, ठीक है। तो फिर ये सब चीजें हम आपसे बात करेंगे। तो इस तरह से किस तरह से स्पेन का जो है उत्थान हुआ, इसको आप बहुत ही छोटे छोटे शब्दों को लेकर के एक बहुत बड़े क्वेश्चन के रूप में फ्लो कर सकते हैं और उसकी विस्तृत व्याख्या कर सकते हैं। इसमें कुछ मेन टॉपिक होगा कैस्टिल, नवारे, अरागन, ग्रेनाडा किस तरह से जीतने के बाद में इसको एकीकरण किया। और यही एकीकरण राष्ट्रीय स्वरूप, जो राष्ट्रीय विचारधारा है, राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति है, वो इसी में सम्मिलित है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति किसी राज्य की स्थापना कर सकता है, लेकिन राष्ट्र की नहीं। लेकिन चार मिलकर के एक राष्ट्र की स्थापना कर सकते हैं और किया भी गया। यहाँ पर ग्रेनाडा के जो मूल थे अंग्रेज जो है जो मुस्लिम थे, उनको यहाँ से भगा दिया गया और ईसाई धर्म की स्थापना की। मेन संरक्षण यानी रोमन कैथोलिक धर्म को प्रोवाइड किया गया। यही वजह है कि कुछ समय के लिए स्पेन जर्मनी से कट जाता है, कुछ समय स्पेन फ्रांस से भी कट जाता है, और कुछ समय आर्थर के समय शादी जरूर होती है, लेकिन आर्थर भी इतना झुकता नहीं है। फिर आगे चल करके जो है जब ये एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है आर्थर, तो फिर फर्डिनेंड का जलवा, मतलब फर्डिनेंड का जलवा के जो है उसकी वर्चस्वता और कायम हो जाती है। तो इस तरह से स्पेन परफेक्ट पोजीशन में आता है। लेकिन मैंने भी आपसे न कहा कि कोर्टेस के कुछ अधिकारों को खत्म कर दिया, जो वहाँ की एक संसद टाइप की संस्था होती है। कहीं ना कहीं पुरानी पेंशन को खत्म कर दिया। यानी आवश्यकता से अधिक प्रोटेस्टेंट रोमन कैथोलिक धर्म को संरक्षण दिया। इस वजह से कुछ समय पश्चात फर्डिनेंड की ये नीतियों पर जो थी वो फेल हो जाती हैं और कहीं ना कहीं स्पेन का पतन हो जाता है। और पतन होने के कुछ मुख्य कारण हैं, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ से इतना समझ लीजिए। हाँ, आप कहीं छोड़ के मत जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैथरीन की स्टोरी और चार्ल्स पंचम को गद्दी पर बैठाऊंगा, तो बताऊंगा कि किस तरह से कैथरीन का हेनेस्टम से कुछ समय के लिए विवाद होता है, इनके बीच के तलाक की कहानी आपको बताऊंगा, और किस तरह से मेरी ट्यूडर इनके बेटे यानी चार्ल्स पंचम के बेटे से शादी करती है, मैं सब आपको बताऊंगा। आप बने रहिए हमारे जो है इसी चैनल पे। और थोड़ा सा दोबारा से स्टार्ट किया हूँ बीच में, तो आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, और इस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज़्यादा इतिहास समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले हम स्पेन की बात करेंगे, और इसमें मैंने आपको आज उत्थान बता दिया है। पतन का कारण, जो मुख्य दो चार कारण है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने में से समय एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वही से कड़ी जुड़ेगी चार्ल्स पंचम की। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, और आगे मिलेंगे। हाँ, कुछ चीजें चलते समय बताना चाहूंगा। डेट मत भूलिएगा, जो फैक्ट होता है वो मत भूलिए कि कब दोनों के बीच शादी हुई। तो शादी 1469 में। पहली बार ग्रेनाडा कब जीते, सॉरी, ग्रेनाडा को जीता कब गया, 1492 में। नवारे 1512 में। तो कहीं ना कहीं फ्रांस से दुश्मनी कब होगी, 1512 में। बेटियों का विवाह, जोहाना सबसे बड़ी बेटी, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस प्रथम, जो मेरी का पुत्र है। ठीक, इसके बाद पुर्तगाल से के राजकुमार से शादी करती हैं मेरिया की, और तीसरी बेटी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के राजकुमार आर्थर से। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, और थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मॉडिफाई करके मिलते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, गुड नाइट। थोड़ा लाइक, सपोर्ट और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।